तो पिछले टॉपिक में हम लोग देखे वैलिडेशंस, जिसमें एट्रीब्यूट वैलिडेशन किए, हम लोग एट्रीब्यूट का यूज करके वैलिडेशन किए। फिर हम लोग देखे कि अगर एलिमेंट वाइज या कंट्रोल वाइज तुम एरर मैसेज नहीं दिखाना चाहते हो, एक साथ एरर मैसेज दिखाना चाहते हो, तो हम लोग किसका यूज करते हैं? वैलिडेशन समरी का। लेकिन वैलिडेशन जो भी एट्रीब्यूट्स आपको दिया हुआ है उसमें उसका रूल है, जैसे अगर रिक्वायर्ड कर दिए तो चेक करेगा खाली नहीं होना चाहिए, रेंज कर दिए तो वो चेक करता है कि भैया ये रेंज में एक वैल्यू देना पड़ता है मिनिमम मैक्सिमम, उसी के बीच में वैल्यू आएगा तो ठीक है, नहीं तो नहीं। या फिर हम लोग देखे कि ईमेल दे दिए तो ईमेल आईडी होगा, तब फोन दे देंगे तो फोन होगा, नंबर का फॉर्मेट चेक करेगा। बट बहुत समय ऐसा होता है कि कुछ ऐसा चेकिंग करना है जो जिसके लिए कोई एट्रीब्यूट दिया हुआ नहीं है, तो फिर वहां पे आप अपना क्या कर सकते हैं? आप अपना वैलिडेशन बना सकते हैं। आप क्या बना सकते हैं? अपना वैलिडेशन बना सकते हैं, जिसको बोलते हैं यूजर डिफाइंड वैलिडेशन। जैसा याद होगा कि हेल्पर क्लास में बटन के लिए नहीं था, इमेज के लिए नहीं था, तो हम लोग अपना हेल्पर क्लास बना लिए थे। वैसे ही अगर कोई ऐसा वैलिडेशन करना जिसके लिए वैलिडेशन एट्रीब्यूट नहीं दिया हुआ है, तो आप अपना वैलिडेशन एट्रीब्यूट बना भी सकते हैं। जैसे मान लो कि हम लोग अभी एक इंप्लॉय नाम का मॉडल बनाना चाहते हैं, और इंप्लॉय में क्या होगा? इंप्लॉय आईडी होगा। क्या होगा? आईडी। और इंप्लॉय आईडी का फॉर्मेट हम लोग चाहते हैं कि इंप्लॉय आईडी जब भी शुरू होगा, स्टार्ट होगा, वो पहला लेटर हमेशा ई होना चाहिए। उसका फर्स्ट लेटर क्या होना चाहिए? ई। ई छोड़ के अगर कुछ दूसरा कुछ दे दिए तो वहां पे क्या आ जाना चाहिए? एरर आ जाना चाहिए। तो ऐसा कोई भी एट्रीब्यूट नहीं जिसके थ्रू ऐसा कंडीशन को चेक किया जा सके, तो उस केस में हम लोग क्या कर सकते हैं? यूजर डिफाइंड वैलिडेशन बना सकते हैं। कैसे? चलिए शुरू करते हैं। उसके लिए एक प्रोजेक्ट बनाते हैं। तो यूजर डिफाइंड वैलिडेशन का सिंपल रूल यही है कि अगर तुम्हारा एट्रीब्यूट से जो भी एट्रीब्यूट्स दिया हुआ है वैलिडेशन के लिए, अगर उससे काम नहीं हो पा रहा, तुम्हारा कुछ कस्टम कंडीशन है जो अवेलेबल एट्रीब्यूट्स है उससे फुलफिल नहीं हो पा रहा है, तो वहां पर हम लोग किसका यूज करते हैं? यूजर डिफाइंड वैलिडेशन का। इसके लिए एक प्रोजेक्ट बनाते हैं, नॉर्मल फाइल न्यू प्रोजेक्ट। ASP.NET मॉडल व्यू कंट्रोलर ले लिए। नेक्स्ट प्रोजेक्ट का नाम देते हैं या सॉल्यूशन का नाम देते हैं यूजर वैलिडेशन डेमो। यूजर वैलिडेशन डेमो। नेक्स्ट क्रिएट। थोड़ा टाइम लेगा। ठीक है, हमारा प्रोजेक्ट बन गया। इसमें होम कंट्रोलर पहले से होगा। पहले हम लोग क्या करते हैं? मॉडल बनाते हैं, क्योंकि वैलिडेशन तो मॉडल पे होना है। मॉडल के लिए क्या करते हैं? क्लास ऐड करते हैं, राइट क्लिक, ऐड, और यहां पे न्यू क्लास। इंप्लॉय के लिए करना है तो employee.cs दे देते हैं, और इसके अंदर क्या बनाते हैं? प्रॉपर्टीज बनाते हैं हम लोग, जो जो चीज स्टोर करना। ज्यादा हम लोग नहीं बनाते क्योंकि हर बार बना रहे हैं बहुत सारा फील्ड। इसमें हम लोग 2 ही 3 फील्ड बनाते हैं। ठीक है, फर्स्ट फील्ड बनाते हैं पब्लिक स्ट्रिंग EMP-ID। इसका गेटर सेटर बना देते हैं, गेट सेट। दूसरा नेम, पब्लिक स्ट्रिंग नेम या EMP नेम बना देते हैं, किसी भी नाम से बना सकते हैं, थोड़ा सा देखने में अच्छा लगता है। और पब्लिक INT ईमेल या EMP-Age, ईमेल छोड़ दो, EMP-Age, एम्प्लॉय का एज ले लिए। तो ये 3 एट्रीब्यूट बनाए हम लोग। ठीक है, अब इसमें कुछ कुछ हम लोग पहले यूज कर लेते हैं, जो अभी हम लोग चाहते हैं कि यहाँ पे तो EMP-ID है, लेकिन स्ट्रांगली टाइप अगर वहां पे हम लोग क्या जनरेट करते हैं? लेबल जनरेट करते हैं, तो वहां पे ये जो नाम है वही नाम आ जाएगा। तो हम लोग अगर चाहते हैं कि नाम चेंज कर दे, तो हम लोग यहाँ क्या करते हैं? डिस्प्ले नेम, याद है ना? डिस्प्ले नेम, और इसका नेम क्या दिखाना चाहते हैं? वहां पे लिखा हुआ आ जाए EMPLOYEE-ID। यहाँ पे रहेगा EMP-ID, लेकिन वहां दिखेगा क्या? लेबल पे EMPLOYEE-ID। अगर स्ट्रांगली टाइप या स्ट्रिक्टली टाइप हम लोग क्या यूज करते हैं? हेल्पर क्लास यूज करते हैं, तो वहां पे क्या दिखेगा? एम्प्लॉय नेम और एम्प्लॉय एज। कुछ जो हमारे पास प्री डिफाइंड हेल्पर क्लास है उसको यूज कर लेते हैं। इससे हम चाहते हैं कि नेम जो है खाली ना रहे, तो हम लोग यहाँ क्या करेंगे? नेम के ही ऊपर एक और लगा देते हैं, रिक्वायर्ड। ये मेरा क्या है? प्री डिफाइंड वैलिडेटर है।
और एज हम लोग चाहते हैं क्या, इसमें एज में क्या आ जाए, रेंज आ जाए, क्या आ जाए, रेंज, जिसमें मिनिमम एज हम लोग क्या चाहते हैं, मिनिमम एज जो चाहते हैं वो चाहते हैं 18 और मैक्सिमम एज क्या चाहते हैं 30। ये दो लगा दिए, लेकिन इंप्लॉय आईडी के ऊपर हम लोग चाहते हैं कि ऐसा कोई वैलिडेटर लगाए जो ये चेक करे कि उसका फर्स्ट लेटर क्या होना चाहिए, ई होना चाहिए। तो ऐसा हमारे पास कोई भी वैलिडेटर नहीं है, ठीक है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको अपना वैलिडेटर बनाना पड़ेगा। आपको क्या करना पड़ेगा, अपना वैलिडेटर। अगर हम लोग अपना वैलिडेटर बनाते हैं तो उसी को क्या बोलते हैं, यूजर डिफाइंड वैलिडेटर। अब ये जो हम लोग जो भी एट्रीब्यूट पढ़ते हैं, ये पढ़ रहे हैं, ये पढ़ रहे हैं, ये सब होता क्या है, ये सब एक्चुअली क्लास होता है। क्या होता है, जो भी एट्रीब्यूट आप यूज करते हो अपने आप में क्या होता है, क्लास होता है। तो आपको अगर अपना वैलिडेटर बनाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, अपना एक क्लास बनाना पड़ेगा। उस क्लास को एक पर्टिकुलर क्लास, क्योंकि कोई भी नॉर्मल क्लास को किसी दूसरे टाइप, मतलब कि भी क्या है, उसको एट्रीब्यूट में बदलना है तो किसी दूसरे क्लास से इनहेरिट कराना होगा। इनहेरिट कराने से क्या होता है, हम बोले तो उसका प्रॉपर्टी सारा कुछ डिराइव क्लास में आ जाता है। तो तुम अगर क्लास ऐसे क्लास को इनहेरिट कर लोगे जो कि एट्रीब्यूट किसी चीज को बनाता है, उसमें एट्रीब्यूट के लिए जो जो चीज होना चाहिए वो क्षमता उसके अंदर आ जाता है, वो कैपेबिलिटी आ जाता है। तो एक क्लास होता है, उसको आपको इनहेरिट करना पड़ेगा, और कुछ मेथड होता है इसको ओवरराइड करना पड़ेगा। तो पहले वो बना लेते हैं, तब हम लोग इधर फॉर्म पे आएंगे। तो अब एक क्लास और ऐड करना पड़ेगा जो कैसा काम करेगा, एट्रीब्यूट का जैसा काम करेगा। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, सॉल्यूशन एक्सप्लोरर में जाएंगे और डायरेक्ट प्रोजेक्ट, किसी फोल्डर के अंदर नहीं, कहां बनाएंगे, डायरेक्ट प्रोजेक्ट के अंदर राइट क्लिक करेंगे, ऐड करेंगे और एक क्लास ऐड करेंगे। उसका जो भी नाम देना चाहते हो, जैसे हम लोग नाम देना चाहते हैं आईडी चेकर, क्या नाम दे दें, आईडी चेकर, ठीक है, डॉट सीएस। अब इसमें क्या क्या करना पड़ेगा, ब्लैंक क्लास बना के दे दिया। अब हम लोग को क्या करना पड़ता है कि क्लास को ओवरराइड करना पड़ता है, और वो क्लास जो है वो एक नेम स्पेस में मिलता है, क्योंकि जो भी बिना बनाया क्लास होता है कोई ना कोई नेम स्पेस मिलता है। किसी भी नेम स्पेस को यूज करने के लिए क्या करते हैं, यूजिंग, यहां पे करना पड़ता है सिस्टम डॉट कंपोनेंट मॉडल डॉट डेटा एनोटेशंस। ये नेम स्पेस को आपको यूज करना पड़ेगा। क्यों यूज करना पड़ेगा, क्योंकि यहां पे हम लोग एक क्लास को इनहेरिट करने जा रहे हैं। यहां क्या करने जा रहे हैं, क्लास को इनहेरिट। जिस क्लास को इनहेरिट करने जा रहे हैं वो क्लास कहां मिलता है, वो क्लास तुमको इसी नेम स्पेस के अंदर मिलता है। अब वो हमारा क्लास कौन है, चलो देखते हैं। तो उस क्लास का नाम है हमारा वैलिडेशन एट्रीब्यूट। क्या नाम है, तो वैलिडेशन एट्रीब्यूट आ गया। तो पहला क्या हो गया, इस क्लास को हम लोग क्या किए, ओवरराइड, इस क्लास को इनहेरिट कर लिए। इनहेरिट करने के बाद इस क्लास के अंदर एक फंक्शन होता है जो बना बनाया वहां पे, उसको यहाँ पे ओवरराइड करना पड़ता। तो ओवरराइड करने के लिए उसका जो तरीका है, वहां जैसे बनाया वैसे ही यहाँ पे बनाना होगा। तो प्रोटेक्टेड ओवरराइड, और यहाँ पे देना पड़ता है वो फंक्शन का नाम। तो पहले रिटर्न टाइप, तो रिटर्न टाइप होता है वैलिडेशन रिजल्ट, और यहां देना पड़ता है इज वैलिड नाम का एक फंक्शन होता है, और वो कुछ पैरामीटर लेता है। वो क्या पैरामीटर लेता है, तो दो पैरामीटर लेता है। एक होता है ऑब्जेक्ट टाइप का वैल्यू और एक होता है वैलिडेशन कॉन्टेक्स्ट। अब ऑब्जेक्ट टाइप का वैल्यू क्या है, तो देखो इसको जिस भी एट्रीब्यूट के, जिस भी यहाँ पे वेरिएबल के ऊपर लगाया जाएगा, जो भी प्रॉपर्टी के ऊपर लगाया जाएगा, जब उसका चेकिंग होगा तो इसमें जो भी वैल्यू रहेगा वो वैल्यू कहाँ आ जाएगा, वो वैल्यू इसके अंदर आ जाता है। वैल्यू इसके अंदर, जो भी चेकिंग करेंगे इसी वैल्यू पे करेंगे। बाकी एक्स्ट्रा कुछ इंफॉर्मेशन होता है जो इसके अंदर रहता है, जिसका भी हम लोग को यूज नहीं करना है। तो हम लोग को जब भी अगर चेकिंग करना, तो पहला काम तो यही चेक करना है कि पहले इसमें कोई वैल्यू आया है कि नहीं है। अगर वैल्यू नहीं हो तो चेक क्या करेंगे, अगर खाली है तो पहला हम लोग क्या करेंगे, पहला देंगे इफ वैल्यू इज नॉट इक्वल टू नल। अब देखो वहां पे अगर कुछ वेरिएबल में कोई वैल्यू स्टोर हुआ है, टेक्स्ट बॉक्स में कोई वैल्यू डाला गया है जो इस एट्रीब्यूट को रिप्रेजेंट करता है, किसको, जिसके ऊपर ये लगाया गया है। तो अगर उसमें कोई वैल्यू डाला गया होगा बॉक्स में, तो यहाँ पे वो वैल्यू आएगा। अगर वैल्यू नहीं डाला गया हो तो नल आ जाएगा। तो हम लोग पहले ये चेक करेंगे कि अगर वैल्यू आया है तो चेक करेंगे, वैल्यू नहीं आया तो चेक नहीं करेंगे। तो पहले चेक कि इफ वैल्यू इज नॉट इक्वल टू नल, अगर वैल्यू नॉट इक्वल टू नल है तब ये काम करेगा। क्या काम करेगा, तो पहला काम तो ये करेगा कि जो भी वैल्यू आया है, ये तो ऑब्जेक्ट टाइप है। ऑब्जेक्ट टाइप क्या होता है, ग्लोबल टाइप होता है, जो कोई डेटा टाइप नहीं है, एक सबसे बेस डेटा टाइप होता है, ना वो स्ट्रिंग है ना इंटी है, उसको किसी में भी कन्वर्ट किया जा सकता है। तो हम लोग पहले उसको कन्वर्ट करेंगे स्ट्रिंग में। स्ट्रिंग आईडी इक्वल्स टू वैल्यू डॉट टू स्ट्रिंग, तो इसमें जो वैल्यू है वो स्ट्रिंग में कन्वर्ट होकर आईडी में आ जाएगा। अब हमको ये चेक करना है कि आईडी का पहला लेटर, अगर आईडी का पहला लेटर ई है तो ये सक्सेस रिटर्न करेगा, और नहीं तो क्या रिटर्न करेगा, एरर रिटर्न करेगा। दो चीज में से एक चीज रिटर्न करेगा कि ये जब भी चेक करेगा तो या तो सक्सेस या तो एरर। तो हम लोग पहले चेक करेंगे इफ आईडी डॉट, एक फंक्शन होता है, आईडी क्या है, स्ट्रिंग टाइप का
वेरिएबल है, और स्ट्रिंग टाइप का है, वेरिएबल के पास एक फंक्शन होता है, उसके इसमें जो भी वैल्यू है उसको चेक करने के लिए स्टार्ट्स विथ, ये हम बता देंगे स्ट्रिंग क्लास का भी फुर्सत मिलेगा तो, ई। अब यहाँ पर हम लोग क्या चेक कर रहे हैं कि अगर ये फंक्शन क्या करता है, ये जो वेरिएबल में वैल्यू है उसमें चेक करेगा कि वो स्टार्ट हो रहा है ई से या नहीं, जो भी लेटर देंगे, अगर वो ई से स्टार्ट कर रहा होगा तो ट्रू देगा, नहीं तो फॉल्स देगा। अगर ट्रू दिया तो हम लोग यहाँ से रिजल्ट क्या भेज रहे हैं, सक्सेस। मतलब जैसा हम चेक करना चाहते हैं, जो हम लोग चेक करना चाहते हैं वो चेकिंग मेरा सही सही है, स्टार्टिंग विथ ई होना चाहिए, तो स्टार्टिंग विथ ई है तो क्या रिटर्न कर दीजिए, सक्सेस। और नहीं तो अगर वो सक्सेस नहीं है, ठीक है, तब हम लोग क्या करेंगे, अगर सक्सेस नहीं हो पा रहा तब हम लोग एरर रिटर्न करेंगे। क्या रिटर्न करेंगे, एरर। एरर कैसे रिटर्न करते हैं, अगर मान लो ये दो केस में एरर रिटर्न करेगा, या तो वैल्यू डाले ही ना तभी एरर रिटर्न करेगा, और या तो वैल्यू डाले लेकिन स्टार्टिंग विथ ई नहीं है तभी भी एरर रिटर्न करेगा। तो हम लोग इसके बाहर अगर आ जाता है तो क्या रिटर्न करेगा, या इसमें हम लोग यहां पे दे दे, यहीं पे देते हैं रिटर्न, एक क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा रिटर्न करने के लिए। कौन सा, न्यू वैलिडेशन रिजल्ट, और वैलिडेशन रिजल्ट में यहां मैसेज देना होगा, आईडी मस्ट बी स्टार्ट विथ लेटर ई। तो एरर जब आता है तो एक ध्यान देना, एरर आता है तो एक मैसेज भी आता है, वहां पे आता है ना, तो वो मैसेज क्या आएगा, तो अगर एरर आ रहा तो हम यहां पे मैसेज क्या दे दिए कि आईडी मस्ट बी स्टार्ट विथ लेटर ई। तो अब हमारा देखिए कोई भी यहां पे एरर अब क्यों आ रहा भाई, सही है, रिटर्न कर ही रहे हम लोग। अच्छा नहीं, इसको बाहर ही देना होगा हम लोग, इसको बाहर ही देना होगा। हो क्या रहा है, देखो रिटर्न टाइप जब हम लोग देते हैं, रिटर्न टाइप जब भी देते हैं यहाँ पे, ठीक है, तो रिटर्न टाइप में क्या होता है, आपको रिटर्न कराना ही कराना है। ये बोल रहा है एरर, एरर क्या बोल रहा है कि ये रिटर्न नहीं भी कर सकता। क्यों रिटर्न कर सकता, मान लो कि तुम वैल्यू पास ही नहीं किया तो यहाँ पे नल आएगा, तो कहां चलेगा, बाहर तो कुछ रिटर्न कर ही नहीं रहा है। अगर वैल्यू डालोगे तब तो ये या तो ये रिटर्न करेगा। तो हम लोग चाहते ठीक है, हम लोग इसमें रिक्वायर्ड वाला भी चेक कर लेते हैं एक तरह से, कि अगर मान लो वैल्यू नहीं डालोगे तो कहां आएगा, यहां आएगा। तो यहाँ पे मैसेज देते हैं कि प्लीज एंटर आईडी, ठीक है, दिस फील्ड कैन नॉट बी ब्लैंक। अब देखो ये तीन चीज रिटर्न कर सकता है, या तो सक्सेस रिटर्न करेगा, अगर सब कुछ सही तो सक्सेस रिटर्न किया, अगर वैल्यू डाला गया है लेकिन स्टार्टिंग में ई नहीं है तो ये वाला मैसेज रिटर्न करेगा, और अगर वैल्यू ही नहीं डाला गया है तो कहा जाएगा बाहर, तो ये क्या रिटर्न कर देगा, प्लीज एंटर आईडी दिस फील्ड कैन नॉट बी ब्लैंक। तो अब या तो सक्सेस होगा या दो तरह का एरर दिखाएगा। अब इसी को अप्लाई करना है कहां पे, इसी को अप्लाई करना है आपको यहां पे। तो आपको कुछ नहीं करना है, वहां पे नाम क्या दिए हैं इसका, आईडी चेकर, इस क्लास का नाम क्या है, आईडी चेकर। तो हम लोग यहां पे क्या करेंगे, आईडी के ऊपर स्क्वायर ब्रैकेट लिखेंगे और क्या लिख देंगे, आईडी चेकर, बस। अभी हमारा अपना बन गया और यहाँ अप्लाई भी हो गया। लेकिन ये सब चेक कब होगा, ये चेक होगा जब हम व्यू बनाएंगे, उसमें फॉर्म बनाएंगे, फॉर्म के अंदर डेटा डालेंगे, सबमिट करेंगे, तब चेक होगा। तो चलिए अगला काम हमारा क्या होगा, अगला काम है हमारा वही कि हम लोग व्यू बनाएंगे और व्यू बना के चेक करेंगे। व्यू कहाँ बनाएंगे हम लोग, अच्छा एक बार इसको हम लोग क्या करते हैं, एक बार कंपाइल कर लेते हैं, बिल्ड कर लेते हैं, क्योंकि जो भी चीज हम लोग बनाए हैं बिल्ड करने से क्या होता है, वो कंपाइल वगैरह हो जाता है, ठीक है, प्लस जो भी लिंकिंग वगैरह होना है, एक क्लास से दूसरा क्लास, वो सब सारा कुछ हो जाता। तो एक बार इसको बनाने के बाद हम लोग कंपाइल कर लेते हैं, अगर कुछ एरर वगैरह भी होगा तो हम लोग को पता चल जाएगा। तो कंपाइल करना नहीं, इसको बिल्ड करना बोलते हैं, पर बिल्ड कर लेते हैं। तो टाइम लेगा, फर्स्ट टाइम है। ठीक है, बिल्ड हो गया सक्सेसफुली। अब हमको ये जो होम पेज आ रहा है इसके जगह पे फॉर्म बना देना है। ये होम पेज कहां से आ रहा है, होम के अंदर इंडेक्स नाम का जो हमारा क्या होगा, व्यू होगा, वहां से व्यूज होम इंडेक्स, इसको हटा दिए और ये कंटेंट सेंटर ही रखते हैं, बीच में ये हम फॉर्म चाहते हैं। फॉर्म बनाने के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, यूजिंग यूजिंग HTML डॉट बिगिन फॉर्म, ठीक है। ये कौन सा एक्शन मेथड को कॉल करेगा, तो कोई एक एक्शन मेथड बना देते हैं, जैसे शो डेटा,
ये कहां मिलेगा हमको? होम के अंदर मिलेगा। और ये जो रिक्वेस्ट भेजेंगे कैसे भेजेंगे? फॉर्म मेथड क्या होगा? पोस्ट। फॉर्म मेथड कर देने से क्या होता है कि जो डेटा होता है वो तुमको पोस्ट के फॉर्म में जाता है, यूआरएल वगैरह में दिखता नहीं है, यहाँ पोस्ट कर दिए। अब इसके नीचे हम लोग क्या करेंगे? इसमें कंट्रोल्स बनाएंगे। तो कंट्रोल्स हमारा पहला क्या होगा? पहला कंट्रोल होगा हमारा @HTML डॉट लेबल 4 स्ट्रिक्टली बाइंडिंग कर देते हैं। हाँ, अब लेबल 4 जब करते हैं तो इसका मतलब जब भी स्ट्रिक्टली बाइंडिंग करना, तो जिस भी मॉडल के साथ बाइंड करना वो मॉडल का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता है। मॉडल का ऑब्जेक्ट बनाने के लिए क्या करते हैं? यहाँ पे क्या देते हैं? मॉडल, फिर तुम्हारा नेम स्पेस का नाम तो क्या है? यूजर वैलिडेशन डेमो डॉट मॉडल्स डॉट एम्प्लॉय। ये करोगे तभी स्ट्रिक्टली बाइंडिंग हो सकता है। उसका ऑब्जेक्ट यहाँ पे बनाना पड़ेगा, जो भी तुम्हारा मॉडल। नहीं करोगे तो स्ट्रिक्टली बाइंडिंग नहीं होगा। स्ट्रिक्टली बाइंडिंग के लिए लैम्डा स्टेटमेंट यूज करेंगे x। ये वाला समस्या जो है ना ऑटो कंप्लीट, इसका कुछ समाधान निकालना पड़ेगा। देखो, और ये ध्यान रखें कि x ग्रेटर देन x डॉट। देखो जैसे x डॉट करेंगे वहां जो जो फील्ड है, जैसे एमपीआईडी थी, एमपीआईडी आ गया। तो अगर हम लोग वहां पे डिस्प्ले नेम नहीं यूज करते तो यहाँ पे हम लोग लेवल में क्या दिखता है? ईएमपीआईडी दिखता है। लेकिन डिस्प्ले नेम यूज कर लिए हैं वहां पे, तो यहाँ पे वहां डिस्प्ले नेम में क्या लिखा हुआ? एम्प्लॉय आईडी। तो इसके जगह पे क्या आ जाएगा? एम्प्लॉय आईडी आ जाएगा। इसके सामने हम लोग एक बॉक्स चाहते हैं, टेक्स्ट बॉक्स। तो यहाँ क्या हो जाएगा? टेक्स्ट बॉक्स 4। उसके बाद इसी का हम लोग क्या करते हैं? एक काम करेंगे ना, इसमें हम लोग अलग अलग नहीं करके हम लोग समरी यूज कर लेंगे। ठीक है, 5 बार लिखने से अच्छा है। फिर दो लाइन ब्रेक कर देते हैं ताकि थोड़ा गैप बन जाए। तो गैप बनाने के लिए BR और BR। दूसरा फील्ड हमारा किसके लिए है? EMP नेम के लिए है। EMP नेम दे दिए, वहां पे EMP नेम नाम से वेरिएबल है। उसके बाद 2 BR दे देते हैं। उसके बाद तीसरा हमारा किसके लिए है? ईमेल आईडी के लिए। ईमेल आईडी के लिए वेरिएबल क्या बना? ईमेल नहीं, सॉरी, एज के लिए EMP एज। EMP एज, यहां पे भी क्या दे दिए? एज। उसके बाद 2 BR देके एक बटन ऐड कर देते हैं जो सबमिट बटन होगा। इनपुट टाइप इक्वल्स टू सबमिट, वैल्यू इक्वल्स टू सबमिट। तो अब अगर यहां पे हम लोग क्या करते हैं? इसके सबमिट बटन पे क्लिक करते हैं तो किसको कॉल करेगा? सो डेटा को। मतलब हमको क्या करना पड़ेगा? यहां से डेटा पास करना पड़ेगा कंट्रोलर को। तो कंट्रोलर पे डेटा पास करने के लिए 2-3 चीजें, प्रॉपर्टी भी यूज कर सकते हैं, बताए थे ना हम लोग, मॉडल भी यूज कर सकते हैं। फिलहाल मॉडल यूज करते हैं। तो चलिए होम कंट्रोलर के अंदर जाते हैं और यहां पे एक फंक्शन बनाएंगे सो डेटा, पब्लिक आई एक्शन रिजल्ट, और यहां क्या हो जाएगा? सो डेटा। और ये क्या लेके आएगा? एम्प्लॉय का EMP लेके आएगा। अब हम लोग यह पढ़े थे कि कभी भी अगर कोई वैलिडेशन करना है तो अच्छा, एक चीज इसमें छूट गया ना हम लोग का। ये बटन के बाद हम लोग क्या करना चाहते हैं? @ एक वैलिडेशन समरी लगाना चाहते हैं, डॉट वैलिडेशन समरी, जहां एक ही बार तक तीनों का एरर, तीनों फील्ड का एरर, अगर एरर होगा तो तीनों फील्ड का एरर यहां पे आ जाएगा। अब हम लोग को एरर लेकिन वैलिडेट करना पड़ेगा। एरर वैलिडेट करने के लिए हम लोग क्या करते थे? याद होगा, इफ मॉडल स्टेट डॉट इज वैलिड। तो देखो जो भी मॉडल आया है, जैसी इज वैलिड करेंगे तो ये सारा एट्रीब्यूट को चेक करेगा। वहां से अगर सक्सेस आएगा तो ठीक है, अगर सक्सेस नहीं आएगा तो फिर एक इसको फॉरवर्ड कर देगा। पहला देखो हम लोग क्या करते हैं, पहले अगर सक्सेस आ गया तो अंदर जाएगा, अंदर जाएगा तो किसको भेज देगा? ये भेज देगा किसी, ये अपने व्यू को भेज देगा। किसको भेज देगा? अपने व्यू को। तो यहां पर हम लोग क्या करते हैं? यहां पर हम लोग दे देते हैं रिटर्न व्यू। ये किस व्यू को रिटर्न करेगा? अपने व्यू को रिटर्न कर देगा। ठीक है, और यहां से क्या भेज देगा? इसका व्यू बनेगा भी EMP को। और अगर मान लो कि एरर आता है तो ये फिर वापस किसको कॉल कर देगा? एरर दिखाने के लिए किसको भेज देगा? इंडेक्स को, जो फॉर्म था। प्लस कोई भी अगर हम लोग रिक्वेस्ट किसी भी एक्शन मेथड के लिए पोस्ट मेथड से करते हैं तो यहां पे हम लोग को
एक एट्रीब्यूट देना पड़ता है, वर्ब यूज करना पड़ता है एचटीटीपी पोस्ट, ताकि पता चलता है कि इसमें जो डेटा आएगा कैसे आएगा। वहां से हम लोग मेथड बताया ना, यहाँ पे एचटीटीपी पोस्ट देना पड़ेगा। तब क्या होगा, अगर तुम्हारा फॉर्म में सब कुछ सही है तो इसका जो व्यू होगा वो कॉल हो जाएगा, यहाँ से उसका डेटा जो भी डेटा इसके अंदर आया वो डेटा व्यू को पास हो जाएगा, वहां वो दिखा देगा। अब वो व्यू हम लोग अपने से ही बना सकते हैं या स्कैफोल्डिंग भी यूज कर सकते हैं। फिलहाल स्कैफोल्डिंग यूज करेंगे टाइम बचाने के लिए। और अगर कोई एरर है तो किसको भेज देगा, इंडेक्स को। इंडेक्स में जब दोबारा जाएगा तो उस समय क्या होगा, ये जो वैलिडेशन समरी है, जो एरर होगा वो एरर दिखा देगा। तो पहले हम लोग एक स्कैफोल्डिंग से हम लोग क्या कर लेते हैं, इसका व्यू जनरेट कर लेते हैं। स्कैफोल्डिंग से व्यू जनरेट करने के लिए क्या करते हैं, इसमें खाली जगह देख के राइट क्लिक कर देते हैं फंक्शन के अंदर ही। यहाँ क्या करते हैं, ऐड व्यू। यहाँ पे सेकंड वाला लेते हैं स्कैफोल्डिंग में, और इससे ब्लैंक बनता है ना, तो अपने से कोड लिखना पड़ेगा। हम चाहते हैं कोड अपने आप लिखा जाए। रेजर व्यू में गए और यहाँ पे दो चीज सेलेक्ट करना पड़ता है। एक, क्योंकि डेटा दिखाना है, तो डेटा दिखाने वाला जो तुम्हारा व्यू होता है उसको क्या बोलते हैं, डिटेल्स। ठीक है। और यहाँ मॉडल, किस मॉडल का डेटा पास करो तुम, एम्प्लॉय का, यहाँ एम्प्लॉय ले लिए। और ऐड, उसके अकॉर्डिंग क्या करेगा, उसमें जो वेरिएबल है उसके हिसाब से वो फॉर्मेट बना के अपने आप व्यू जनरेट कर देगा। अब हम लोग देखते हैं कि हमारा काम होता है या नहीं। ये फाइनली हमारा प्रोजेक्ट रेडी हो गया। इसमें हम लोग क्या किए, सबसे पहले एक मॉडल बनाए, मॉडल बनाने के बाद फिर एक एट्रीब्यूट बनाए, फिर वो एट्रीब्यूट को मॉडल पे अप्लाई किए, फिर मॉडल के लिए क्या किए, एक फॉर्म बनाए। फॉर्म बना के डेटा कहां पास कर रहा है, एक्शन मेथड में। एक्शन मेथड उसको चेक कर रहा है। चेक करने के बाद अगर सब कुछ सही है, उसमें कोई एरर नहीं है, तो पास कर दे रहा है किसको, वो पास कर दे रहा है एक व्यू को, जो डेटा को दिखा देगा। और अगर कोई एरर है तो वापस इंडेक्स के पास भेज देगा, जहां पे वैलिडेशन समरी है। जो भी एरर आएगा वैलिडेशन समरी में आपको एक साथ दिखने लगेगा। यही मेरा पूरा का पूरा प्रोजेक्ट है। चलो देखो जनरेट हो गया। अब लोग रन कराते हैं। अरे टेक्स्ट एरिया 4 कर दिए क्या हम लोग, लगता कुछ यहाँ पे फॉर्म बना था इसमें टेक्स्ट बॉक्स 4 की जगह टेक्स्ट एरिया 4 कर दिया लगता है, क्योंकि बड़ा बड़ा बॉक्स दिख रहा है। हाँ देखो हो गया ना, टेक्स्ट बॉक्स की जगह क्या हो गया, वो ध्यान नहीं दिए उस समय ऑटो फिल में आ रहा था, ऑटो कंप्लीट में टेक्स्ट एरिया हो गया। अब ये सही दिखेगा। अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, पहले सबमिट करते हैं। क्या करते हैं, सबमिट। देखो एम्प्लॉय आईडी फील्ड इज रिक्वायर्ड। क्यों, क्योंकि हम लोग ब्लैंक भेजे थे ना, तो ब्लैंक भेजे तो वहां ऑब्जेक्ट इज नॉट इक्वल, ऑब्जेक्ट इक्वल, तो वहां पे क्या आ गया, एम्प्लॉय आईडी इज फील्ड रिक्वायर्ड, प्लीज एंटर आईडी, दिस फील्ड कैन नॉट बी ब्लैंक। फिर क्या है, द एम्प्लॉय नेम फील्ड इज रिक्वायर्ड, ये सब आ रहा है। ठीक है, अभी हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, नेम में पहले डाल देते हैं और एज में भी डाल देते हैं 25। अच्छा 20 दिया हुआ था, गलत से 20 हो गया। ठीक है, तभी हम लोग 18 ही कर देते हैं। अब तुम्हारा क्या रहा, आईडी का एरर आ रहा ना, चलो आईडी डाल देते हैं R001। अब तो आईडी भी डाल दिए, लेकिन क्या रहा है, आईडी मस्ट बी स्टार्ट विथ लेटर ई। अब हम लोग यहाँ पे जब ई दे देंगे तब क्या होगा, सारा कुछ सक्सेस होगा और ये डेटा हमको कहाँ दिखने लगेगा, व्यू में जो जनरेट हुआ था। तो अभी आ रहा ना कि हम लोग किसको चेक कर रहे हैं, ई को चेक कर रहे हैं। किसको चेक कर रहे हैं, ई को। इस तरह से देखो, अगर स्टार्टिंग विथ ई होगा तब तो डेटा एरर नहीं आएगा, और स्टार्टिंग विथ ई नहीं, आईडी डालने के बाद भी अगर स्टार्टिंग विथ ई नहीं है तो एरर आ जाएगा, क्योंकि हम लोग चेकिंग ही क्या किए थे वहां पे, यही चेक किया ना कि जो डेटा हम लोग यहां से पास होगा वो डेटा जाके कहां कॉपी हो रहा है, वो कॉपी हो रहा है तुम्हारा। अगर हम लोग यहां पे आते हैं, ये जो क्लास बना है आईडी चेकर, वो वैल्यू यहां आ रहा है। पहला बार वैल्यू नहीं दिए थे, तो वैल्यू नहीं दिए थे क्या हुआ, वैल्यू इज नॉट इक्वल टू नल, इक्वल टू नल हो गया। इक्वल टू नल हुआ तो कहां आ गया, इफ के बाहर। और ये क्या करते, प्लीज एंटर आईडी, दिस फील्ड कैन नॉट बी ब्लैंक। लेकिन जब आईडी दे दिए तो ये तो नॉट इक्वल टू नल, हाँ नॉट इक्वल टू नल तो आया, स्ट्रिंग में कन्वर्ट किया, चेक किया कि जो आईडी में वैल्यू आया स्टार्ट विथ ई है, नहीं है। नहीं है तो क्या भेजा, आईडी एल्स बाहर गया, बाहर गया तो क्या आया, आईडी मस्ट बी स्टार्ट विथ लेटर ई। और अगर सब कुछ सही डालते हैं
कि ठीक है आईडी भी आ गया है, स्टार्ट विथ ई भी है, तो क्या रिटर्न करेगा? सक्सेस। सक्सेस मतलब कोई एरर नहीं है तो वहां एरर नहीं दिखेगा। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, अपना यूजर डिफाइंड वैलिडेशन बना सकते हैं। यहाँ कंडीशन कुछ भी हो सकता है, कभी कभी ऐसा भी होता है कि नहीं तुम कोई ऐसा डेटा डालना चाहते हो जो डेटाबेस में कोई डेटा डाला हुआ उसमें से होगा तभी लेगा, नहीं तो नहीं लेगा। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, जगह डेटाबेस में जो डेटा डाला उसमें से लेगा, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग जो ऐसे चेक किए उसका जगह डेटाबेस से कनेक्शन स्टैब्लिश करेंगे, वहां पर जाकर चेक करेंगे वो डेटा है कि नहीं। अगर वो डेटा है तो सक्सेस रिटर्न कर देंगे, नहीं है तो एरर रिटर्न कर देंगे। तो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है कि तुम क्या रिटर्न कराना चाहते हो और क्या तुम्हारा सिचुएशन है। तो कभी आगे और कोई बड़ा प्रोजेक्ट में हम लोग को जरूरत पड़ेगा तो हम लोग इसको बनाएंगे। चलो इसमें इस टॉपिक में यूजर डिफाइंड वैलिडेशन में हमारा इतना ही। तो इसमें हम लोग क्या देख लिए, वैलिडेशन कैसे करते हैं, फिर अगला टॉपिक हम लोग क्या देखें कि वैलिडेशन समरी क्या होता है, और तीसरा यूजर डिफाइंड वैलिडेशन भी क्या होता है। तो इस तरह से वैलिडेशन का सारा टॉपिक हम लोग कंप्लीट कर लिए।